अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है तो वेरीफाई कर दें। ऑल इज़ वेल। ओके, रिवाइंड भी लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक बात छोड़ी थी? दिस इज सेक्शन सी डी ई या यस हबीब सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बात करनी थी कि फ्राइडे को आपने क्विज लिया था और हम लोगों को पता नहीं था सर, मेरी घर की लाइट नहीं थी। अच्छा, सो इसमें आप बताएं क्या क्या नेक्स्ट क्या हो सकता क्विज़ेस है। देखें हम, मैं कितनी दफ़ा बताऊँ, क्विज़ेस हम ऑलरेडी बहुत सारे ले रहे हैं। आपका अगर एक दो मिस भी हो जाते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। आपकी मैं बेस्ट 3 कैलकुलेट करूँगा। और ऑलरेडी हमारे 4 क्विज़ेस हो चुके हैं। पाँचवा हमारा हो जाएगा नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, और उसके बाद एक और क्विज़ होगा। तो आपका अगर एक मिस हो जाता है तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, इसीलिए हम इतने सारे क्विज़ेस ले रहे हैं। वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं हर दफ़ा आप लोगों के लिए 10-10 20-20 क्वेश्चंस डिज़ाइन करूँ, क्विज़ लूँ। क्लास का टाइम भी हमारा आधे घंटे का जाए, ये आप लोगों के लिए ही है, ताकि इस तरह के जो इश्यूज़ आएंगे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर उसको हम हर किसी को अलग अलग डील ना करें। बल्कि अगर आपसे मिस हो जाते हैं तो दैट्स ओके। आपके बेस्ट में कैलकुलेट नहीं होगा वो ऑब्वियसली। सो ओके, देयर आर अ फ्यू आंसर्स। ओवर राइडिंग कर रहे थे शायद। ओके, फंक्शन ओवर राइडिंग की हमने बात कर ली थी। आई थिंक उससे रिलेटेड हमने एक दो चीज़ें और भी की थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। असाइनमेंट के बारे में बात करनी थी या कर ली थी ओवैस अहमद? आई थिंक हमने असाइनमेंट को तो डिस्कस कर लिया था। असाइनमेंट की तो अब ड्यू डेट आने वाली है। असाइनमेंट में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी आई थिंक जिसमें जो कि हमने ना किया हो। सो एक्चुअली कुछ टॉपिक्स थे जो कि 3-4 टॉपिक्स, बल्कि 5-6 टॉपिक्स थे छोटे छोटे से, जो कि मैंने डिस्कस करने थे। बट कुछ सेक्शन, एक सेक्शन में वो हुए, एक सेक्शन में वो नहीं हो सके, कुछ में एक दो हुए। इस वजह से आई एम नॉट श्योर कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए थे। नेवरदलेस हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, और वही बात कंटिन्यू करते हैं जो कि आई थिंक हम क्लास में कर चुके हैं। ये लेक्चर जितना भी है वो सारा आई थिंक हम कवर कर चुके हैं, बट फिर भी एक रिव्यू के लिए, और अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो उसके लिए हम दोबारा से इसको जो है रिव्यू कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन पूछिए मोहम्मद तलहा बशीर। आप चैट पे लिखकर मुझे क्वेश्चन दे दें, मैं फिर आपको जवाब देता हूँ। सो एनीवेज, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं असाइनमेंट से रिलेटेड, उसका मैं बाद में जवाब दे दूँगा। तो अभी फ़िलहाल फोकस करें हमारे टॉपिक्स के ऊपर। इनहेरिटेंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कुछ टॉपिक्स जो थे आई थिंक वो डिस्कस कर लिए थे, अगर नहीं किए थे तो हम आज कर लेते हैं। सम ऑफ द टॉपिक्स आर दीज, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर का इन्वोकिंग ऑर्डर क्या होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस। दिस इज़ इनहेरिटेंस कंटिन्यूड टॉपिक। कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से कॉल होंगे, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, क्या किसी का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या नहीं होता है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात हम करेंगे। मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट की हम बात करेंगे, MIL कह देंगे इसको फॉर शॉर्ट। मेंबर इनिशियलाइज होता क्या है, मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट होती क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यानी आर्गुमेंटेटेड कंस्ट्रक्टर जो होता है पेरेंट क्लास का, उसको इन्वोक करने के क्या तरीक़ेकार हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि उन लोगों के जहनों में आए होंगे जिन्होंने जाकर असाइनमेंट की हो, या फिर जाकर जिन्होंने जो मेरे सोर्स कोड है उनके ऊपर थोड़ा सा चेंजिंग करने की कोशिश की हो। तो नेवरदलेस मैं उन चीज़ों को आप लोगों को वैसे ही बता रहा हूँ अलग अलग खोल खोल कर के, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ अवॉइडिंग रीडेफिनेशन ऑफ क्लासेस। ये तो हम काम आई थिंक कर चुके थे। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट कि वी डिस्कस्ड अबाउट इफ़ नॉट डिफाइंड मैक्रोज, कि आप हैश टैग इफ़ हैश इफ़ नॉट डिफाइंड और इस तरह की चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो उससे क्लास की रीडेफिनेशन का एरर जो है उसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहली बात आती है कंस्ट्रक्टर की इन्वोकिंग ऑर्डर। इट्स नॉट कंस्ट्रक्शन, इट्स कंस्ट्रक्टर, सॉरी। कंस्ट्रक्टर इन्वोकिंग का मतलब ये होता है कि आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कि एक फंक्शन अगर कॉल हो रहा है, रन हो रहा है, तो उसको इन्वोक होना कहते हैं। कि एक फंक्शन कॉल कर लिया गया, एक फंक्शन इन्वोक कर दिया गया, चला दिया गया।
तो कंस्ट्रक्टर का इन्वोकिंग ऑर्डर क्या होगा उसके ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं। बातें समझ में आने वाली हैं आसानी से, बट फिर भी मैंने इसको स्लाइड्स बनाकर आपको इंग्लिश में बता दिया है कि एक्चुअली है क्या बात। सो सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास चाइल्ड क्लास इज मेड। देयर इज़ अ क्लास ए, देयर इज़ अ क्लास बी, एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास है। अगर एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, द डाटा ऑफ चाइल्ड क्लास कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, दैट वी ऑल नो कि जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उस क्लास का जो डाटा होगा वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, यानी बन जाएगा। यानी कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अगर चाइल्ड क्लास का डाटा बन गया, इसका मतलब वो डाटा किसने बनाया? इसका मतलब है कि वो डाटा कंस्ट्रक्टर ने बनाया। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, बात यहाँ पर ख़त्म। लेकिन इन एडिशन टू दैट, हम ये जानते हैं कि जब चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है तो चाइल्ड क्लास का डाटा बनने के साथ साथ पेरेंट क्लास का डाटा भी सारा का सारा एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ये बात हमने इनहेरिटेंस की फर्स्ट क्लास के अंदर ही कर ली थी कि अगर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर चाइल्ड क्लास के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशंस के साथ साथ पेरेंट क्लास की भी सारी डेफिनेशंस और डाटा मेंबर्स बन जाते हैं। वो जो पब्लिक इनहेरिटेंस और प्राइवेट इनहेरिटेंस का सारा मामला था, वो सिर्फ एक्सेस का था कि कौन सी चीज़ कहाँ से एक्सेस हो सकेगी, कहाँ से एक्सेस नहीं हो सकेगी। एग्जिस्टेंस में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जिस तरह फर्स्ट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास इज मेड, द डाटा ऑफ चाइल्ड क्लास कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। इसी तरह पेरेंट क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वही उसका ऑब्जेक्ट बना सकता है। अब सेकंड लाइन पर आते हैं कि इन एडिशन टू दैट ऑल डाटा एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ इट्स पेरेंट क्लास आल्सो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो चाइल्ड क्लास का डाटा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ साथ पेरेंट क्लास का डाटा भी सारा का सारा एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। अब पेरेंट क्लास के डाटा को एग्जिस्टेंस में लाने की काबिलियत किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ उसके कंस्ट्रक्टर के पास, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। विच मीन्स कि जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर लाजमी कॉल हो रहा है। तीसरी लाइन यही कह रही है कि द डाटा फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट क्लास इज डन बाय द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास, नो अदर कंस्ट्रक्टर, नो अदर फंक्शन कैन डू दैट। पेरेंट क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस डिज़ाइन होंगे वो कौन करेगा? वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर करेगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के साथ साथ पेरेंट क्लास के भी सारा डाटा एग्जिस्टेंस में आ जाता है, इसका मतलब ये लाजमी हो गया कि चाइल्ड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, दोनों कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो रहे हैं। हाउएवर, लेकिन एन ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास वाज नॉट मेड। अब ये वो डिफरेंस है जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ कि इट इज़ नॉट लाइक कंपोजिशन, इट इज़ नॉट लाइक एसोसिएशन और एग्रीगेशन। एंड व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस? द मेन डिफरेंस इज दैट के पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया आपने, आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। आपने लिखा कि भाई चाइल्ड क्लास का जो भी नाम था से शेप स्पेस ओबीजे कर दिया आपने, ओबीजे बन गया। किसका ऑब्जेक्ट है? ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। पेरेंट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, लेकिन पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। However, an object of parent class was not made. The constructor of parent class was invoked by which the child class is constructor. यानी कि जब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर ने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। क्यों कॉल किया? बिकॉज चाइल्ड क्लास वाज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट क्लास। अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमने नहीं की हो, सिर्फ हमने कुछ बातों को एनालाइज किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन बना रहा है उसके डाटा को, कौन उसके डाटा मेंबर्स को, डाटा मेंबर फंक्शंस को डिज़ाइन कर रहा है, कौन कर रहा है? उसका अपना जो है कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन कर रहा है। इसका मतलब है कि जब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। दैट्स इट। लेट्स मूव ऑन। सो इसका इन्वोकिंग ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास इज मेड, द कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास इज इन्वोक्ड बिफोर द चाइल्ड क्लास इज ओन कंस्ट्रक्टर। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर खुद इन्वोक होने से पहले पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको इन्वोक कर दिया जाता है। ये बातें समझने के लिए आपको एक और बात समझनी पड़ेगी और वो है मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट की। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज़ मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट? कितनी बात हुई थी हमारी मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के ऊपर? आई थिंक अगर हम कोड खोल लें तो हमें ज़्यादा वाज़ेह भी हो जाएगा और आप लोगों को भी याद आ जाएगा, बिकॉज अवर लास्ट क्लास वाज व्हेन 17th of July. ओके 17th of July CD। आपका कोड हमने कोई वो नहीं किया था। ओके जुलाई 15 के कोड पे ही हमने शायद काम किया होगा।
Is that right? Yeah, it should be something like this. ओपन करते हैं. यस, सो बताएं मुझे कि मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट क्या होती है. We did not discuss anything about member initialization list. अच्छा ठीक है, सही सही सही, ठीक है. ओके, आई थिंक आपकी वो क्लास है जो कि जिसमें इंटरनेट इशू की वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट रही थी. ओके, चलें हम ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं. आज हमारे पास टाइम है. आप लोगों की भी अगर फोकस रहेगा तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आएंगी इसके अंदर. रिमेंबर कि आज कोई मेन टॉपिक हम लेकर नहीं चल रहे हैं कि आज हमने ये मेन टॉपिक पढ़ना है. इनहेरिटेंस की वजह से जो हमारे टॉपिक्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं. तो आपकी जो सारी की सारी कंसंट्रेशन है, इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ वेरी क्रूशियल इन दिस टाइम, इन दिस लेक्चर. सो यहाँ तक हम बात फ़िलहाल रोक रहे हैं. हमने ये कहा कि जब आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, यानी कि इस तरह की अगर सिचुएशन है और आप क्लास ब्रावो के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पेरेंट क्लास का. कंस्ट्रक्टर ऑफ अल्फ़ा कॉल होगा और उसके बाद कंस्ट्रक्टर ऑफ ब्रावो कॉल हो जाएगा. यहाँ पर हम बात को एक मिनट के लिए रोकते हैं और एक मुख्तलिफ चीज़ पर आते हैं जिसका थोड़ा सा रिलेशनशिप हम इसके साथ आगे चलकर बनाएंगे, और वो है मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट. मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट होती क्या है? इस स्लाइड को मैं छोड़ रहा हूँ, बल्कि इसको भी देख लें कि कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग ऑर्डर क्या होगा अगर ये सिचुएशन है. आई थिंक इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. एक मिनट देता हूँ, आप खुद देख लें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से कॉल हो रहा है. समझ में आ जाए तो मैसेज करते हैं कि इट्स क्लियर, क्योंकि ये इसी की एक्सटेंशन है. ये जो स्लाइड है ना, इसी की एक्सटेंशन है कि पहले पेरेंट का कॉल होगा फिर चाइल्ड का. राइट मुजफ्फर हुसैन, आपका सवाल सही है बिल्कुल. मैं इसी टॉपिक के ऊपर आऊँगा. गुड क्वेश्चन. ठीक है, और भी मुझे बता दें, क्लास के काफ़ी मेंबर्स हैं, मेरे पास मैसेजेस उतने नहीं आ रहे हैं. आप सब अगर पढ़ रहे हैं तो मुझे मैसेज करके यहाँ पर बता दें कि इफ़ दिस थिंग इज़ क्लियर. अगर क्लियर नहीं है, कोई इशू है, तो वो भी लिख कर मुझे बता दें कि सर ये यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही, स्पेसिफाई करके. राइट, इस पे भी आते हैं. मोहम्मद रमीज़ का क्वेश्चन भी काफ़ी वैलिड है, इसके ऊपर भी आते हैं. असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उसका बाद में जवाब दे दूंगा एक साथ. वैस आखिर में जाकर हम उसका जवाब दे देंगे. ठीक है, आई थिंक कोई क्वेश्चन मेरे पास इससे रिलेटेड नहीं आया है. ऐसा कोई क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये उसी चीज़ की एक्सटेंशन है जो कि मैंने आपको यहाँ समझाया है कि अल्फ़ा, जब आप ब्रावो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले अल्फ़ा का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर ब्रावो का कॉल होगा. और अगर यही चीज़ मल्टी लेवल के ऊपर आप आ जाते हैं तो अगर आप चार्ली का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले ब्रावो का कॉल होगा उससे, लेकिन ब्रावो भी चूंकि एक चाइल्ड क्लास है तो उससे भी पहले अल्फ़ा का कॉल होगा. यानी कि टॉप ऑफ द ट्री आप चलते जाएंगे और जो सबसे टॉप मोस्ट क्लास है पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और सबसे लास्ट में उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसको आपने बनाया है. ठीक है, तो ये तरीक़ेकार होगा. अब यहाँ पर एक मिनट के लिए रुकते हैं और आते हैं मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के ऊपर.
So member initialization list is, let's say, another name for constructor. कंस्ट्रक्टर होता है तो उसी को हम मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट भी कह देते हैं, राइट? सिर्फ आपके कंसेप्ट को मैं एक वे देने के लिए ये बातें कर रहा हूँ. इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट कि आप पेपर में भी यही लिखें या हर किसी को यही बोलें कि इट्स अ कंस्ट्रक्टर. इट्स नॉट एक्चुअली अ कंस्ट्रक्टर, बट इट इज़ से इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टर. सो होता क्या है, मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनिशियलाइजिंग द डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास इन इट्स कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर में जब आप किसी भी डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसको कहा जाता है मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट. और किस तरह से लिखी जाती है मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट, नीचे आपको नज़र आ रही है कि लेट्स से ये आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, कंस्ट्रक्टर है, और ये है उस कंस्ट्रक्टर की बॉडी, राइट? ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी है और ये है वो कंस्ट्रक्टर, उसकी प्रोटोटाइप. ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये कंस्ट्रक्टर की प्रोटोटाइप है, ये उसकी बॉडी है. अगर मैं ये बीच में ये वाली चीज़ मिटा दूं जो इस कॉलम तक है, अगर मैं ये चीज़ मिटा दूं तो इट्स जस्ट अनदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसकी बॉडी में आपने कोई काम नहीं करवाया, राइट? आपने कोई काम नहीं करवाया. लेकिन अगर मैं ये काम लिख दूं तो इसका मतलब है कि यू आर डूइंग समथिंग यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर. इट्स नॉट इन द बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर बट इट इज़ बीइंग इन्वोक्ड बाय कंस्ट्रक्टर. और कंस्ट्रक्टर क्या कहेगा, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर जो डाटा मेंबर नेम है आपका उसको अली असाइन कर देगा और जो आपका डाटा मेंबर आईडी है उसको 234 असाइन कर देगा. फॉर एग्जांपल मैं आपके आपके उसी कोड के ऊपर आता हूँ जो हम कर रहे थे जिस पे काम, और उसमें मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट बनाते हैं हम. से किसी का कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये रेक्टेंगल का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, राइट? अगर आपने से रेक्टेंगल का एक यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको हम करते हैं कमेंट, हम सिर्फ रेक्टेंगल के ऊपर आते हैं एंड लेट्स से दिस इज़ योर रेक्टेंगल. क्या प्रिंट होना चाहिए, मेंबर बन रहा है, सिर्फ रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं. रेक्टेंगल में जाएंगे हम, रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके थ्रू बनेगा या इसके थ्रू बनेगा, इसके थ्रू बनेगा, और क्या प्रिंट हो जाएगा कि रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर. बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रेक्टेंगल का, तो मैं क्या करूँगा, मेन के अंदर इसके साथ एक वैल्यू भेज दूंगा 4, और वो रेक्टेंगल की लेंथ के अंदर सेव हो जाएगी. आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर, सिर्फ लेंथ सेट की जा रही है और कुछ सेट नहीं हो रहा है, राइट? तो अगर मैं ये काम करता हूँ और उसके बाद कहता हूँ कि भाई लेंथ प्रिंट कर दी जाए, प्रिंट भी करवा लेते हैं, चलें. इफ़ आई से सी आउट rec डॉट गेट लेंथ, क्या प्रिंट होगा क्लास, जल्दी से बता दें. गेट लेंथ का एक फंक्शन है, राइट? सो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, जो कि मैंने यहाँ से सेट करवाया है क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने दोनों को असाइन नहीं की, सिर्फ एल को असाइन की है वैल्यू. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू कि क्यों हुआ ऐसा, बस ऐसा हुआ है. ओके, देयर इज़ एन एरर दैट गेट लेंथ, अच्छा स्पेलिंग की गलती कर दी मैंने, लेंथ, यस इट्स गुड नाउ. राइट, सो 4 प्रिंट हो रहा है. अब उससे पहले कंस्ट्रक्टर का जो इन्वोकिंग ऑर्डर है एक दफ़ा उसको भी वेरीफाई कर लें. आपके सामने है ये कि जब रेक्टेंगल बन रहा है तो पहले शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और उसके बाद रेक्टेंगल का आर्गुमेंटेटेड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है. यानी कि रेक्टेंगल का तो हमने आर्गुमेंटेटेड खुद ही कॉल किया है, लेकिन उससे पहले उसकी जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है. और अगर शेप की भी कोई पेरेंट क्लास होती तो इससे भी पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता. तो 4 जो है इसके अंदर सेट हो गया, ये हो गया इसका आर्गुमेंटेटेड कंस्ट्रक्टर. यही चीज़ हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यही चीज़ हम बिल्कुल की कन्वर्ट कर सकते हैं मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट में. यानी कि मैं इसको यहाँ से हटाकर कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पर क्या था. यहाँ से हटाकर मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकता हूँ, कॉलन दे के मेंबर का नाम लिखें, डाटा मेंबर जिसमें आपने सेव करनी है वैल्यू, और जो वैल्यू सेव करनी है वो आप यहाँ लिखते हैं. वही काम जो मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, वही काम मैं यहाँ पर भी करता हूँ. अब भी बिल्कुल वही काम होगा कि आप जब रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर 4 चला जाएगा और 4 जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. सेम थिंग, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई डिफरेंस नहीं है. लेंथ ये हो गया और ये हो गया, राइट? कोई डिफरेंस अभी तक नज़र नहीं आया. तलहा इब्ने बशीर क्या कह रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछना है सर। कंस्ट्रक्टर जो है ना 3 तरीके के, ठीक है, डिफॉल्ट, पैरामीटर और कॉपी। तो इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं ना किस में पूछ रहे हैं आप? इसकी या पूछ रहे असाइनमेंट में हैं सर? असाइनमेंट में? असाइनमेंट में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके जी। ऊपर जो आपको सही अच्छा लगे। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि सर, अगर एक फाइल में प्रोग्रामिंग करेंगे तब भी वही रिजल्ट है, और अगर हाँ हाँ। 3 फाइल में करेंगे तब भी वही रिजल्ट है, तो फिर 3 फाइल करने का फायदा क्या है? तो एक फाइल में नहीं कर सकते हैं? एक फ़ाइल में नहीं कर सकते आप, 3 में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फ़ायदे की तरफ हम नहीं जा रहे, हम अपने प्रोग्राम को जो है वो मैनेज करना चाह रहे हैं सही तरीक़ों में। ये ना हो कि आपकी सारी क्लासेस एक ही फ़ाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रही हूँ। आपकी अगर एक फ़ाइल है, अगर मैं वो चीज़ इंक्लूड नहीं करवाना चाह रहा तो मुझे उसका कोड रिमूव ना करना पड़े। अगर मैं चाह रहा हूँ कि शेप की क्लास रिमूव कर दी जाए, तो मैं अपने प्रोजेक्ट से शेप की जो है फ़ाइल को रिमूव करवा दूँगा। मुझे अलग से कोड में जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि शेप कहाँ कहाँ डिफाइन हुआ हुआ है, उसको मैं रिमूव करूँ। तो ये कोड मैनेज करने का तरीका है कि आप तीनों चीज़ें अलग अलग अगर बना देंगे तो सिर्फ आपको एच इंक्लूड करना है और सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि वो कोड इंक्लूड ना हो तो सिर्फ आप इंक्लूड की लाइन को मिटा दें। ठीक है? तो इट इज़ अ बेटर तरीका, और हम यही चाह रहे हैं कि इसी बेटर जो है तरीक़ेकार को लेकर हम चलें आगे। ज़रूरी नहीं है आपका उस एक में भी काम हो जाएगा और इसमें भी काम हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी सारी असाइनमेंट 3 उस फाइल में होंगी, 3 फाइल आर्किटेक्चर में होंगी। सर उसमें ज्यादा इशू आ रहा है। जी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे हैं? आवाज़ आई थिंक किया तो है मैंने अनम्यूट। जी तलहा क्या कह रहे थे आप? उसमें ज्यादा इशू आ रहे हैं 3 फाइल में। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसमें इश्यूज़ आएंगे, लेकिन इश्यूज़ आने का मतलब ये होता है कि आप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। इसका मतलब ये नहीं है कि एक फ़ाइल में अगर हो सकता है तो आप एक फ़ाइल में ही कर लें। ठीक है? इट्स नॉट लाइक दैट। लाइक जहाँ पर अगर आप देखें मैंने सेटर्स अलग बनाए, गेटर्स अलग बनाए। अगर मैं चाहता तो सिर्फ एक ही फंक्शन प्रिंट का बना लेता और एक ही फंक्शन कंस्ट्रक्टर का बना लेता और काम हो जाता। बट इट्स नॉट लाइक कि हमने सिर्फ काम निकालना है। इट्स अबाउट कि आप कितने बेहतर उस असाइनमेंट को कर सकते हैं। राइट? आपकी असाइनमेंट का कोड अगर आप जो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है, अगर उस असाइनमेंट को आप एक फ़ाइल में करते हैं तो आई थिंक कोई 400-500 लाइंस का कोड होगा। हाउ वुड समवन हु हैज़ नॉट कोडेड दैट कोड कैन रीड दैट फंक्शन? उसकी रीडेबिलिटी कहाँ होगी उस कोड की? फिर उसकी रीडेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आएगा कि कौन सी फ़ाइल कहाँ डिफ़ाइन हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पर डिफ़ाइन की है। लेकिन अगर चीज़ें मैनेज हुई भी होंगी हेडर फाइल्स और सोर्स कोड के हिसाब से, तो आई कैन सी क्लियरली कि कौन सी फ़ाइल में अगर इंक्लूड करना छोड़ दूँ तो वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। मुझे कोड में अलग से नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है? सो ठीक है, आपने चूँकि ये माइक में पूछ लिए थे क्वेश्चन तो मैंने जवाब दे दिया है। चैट में भी आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, मैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस को बाद में टैली करूँगा, जवाब दूंगा। कोशिश करें कि असाइनमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप उसके लिए रेज हैंड ना करें, अभी फ़िलहाल हमें टॉपिक पर रहने दें। ठीक है जी। सो लाइक आई सेड कि लेंथ इक्वल टू एल हमने यहाँ पर किया था, तो इसके अंदर और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। आपने मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू असाइनमेंट की हो या इसके थ्रू असाइनमेंट की हो, कोई फ़र्क इसमें नहीं है। हाँ एक फ़र्क है, और वो एक फ़र्क मैं आप लोगों को सामने कर कर दिखा रहा हूँ कोड। ये फ़र्क आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे और फिर मुझे समझाएंगे कि ये फ़र्क क्यों आ रहा है, क्या फ़र्क है आखिर इन दोनों चीज़ों के अंदर। और सिर्फ मैं एक चीज़ का इजाफा कर रहा हूँ, और इजाफा ऐसा है कि से रेक्टेंगल के अंदर मैं एक और एक मेंबर बनाता हूँ नम। राइट? नम मैंने बना दिया सिर्फ, और इसको यहाँ पर आके मैं कहता हूँ नम इक्वल टू 3। राइट? तो अब यानी कि जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो नम जो है उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। मैंने कहीं प्रिंट नहीं करवाई है, लेकिन नम इक्वल टू 3 हो जाएगा। राइट? ये चल रहा है तो इसका मतलब यही है कि 3 असाइन हो गया नम को। अब मैं एक इसमें चेंजिंग करने लगा हूँ, और वो ये है कि हाउ अबाउट, चलें इसको भी मैं फ़िलहाल यहीं पर रहने देता हूँ। मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट अभी कहीं पर भी नहीं है और नम को 3 असाइन हो रहा है। लेट सपोज कि मैं इस चीज़ को कर देता हूँ कॉन्स्ट। क्या कर दिया मैंने? कॉन्स्ट, विच मीन्स कि इसकी डाटा की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। एंड देयर इज़ एन एरर, और वो एरर ये है कि अनइनिशियलाइज्ड कॉन्स्ट मेंबर इन कॉन्स्ट इंट, विच मीन्स कि इसके अंदर भी यही एरर है, इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर भी, और यहाँ पर भी यही एरर है
कि आप num इक्वल टू 3 यहाँ पर आपने असाइन नहीं किया। और अगर मैं यही काम, मैं आपसे सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, आप इसका खुद जो है निकालने की कोशिश करें इसका मकसद। अगर मैं यही काम num इक्वल टू 3 यहाँ के बजाय यहाँ कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चूँकि कर रहा है तो चलें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम ये कर देते हैं 2। अगर यही काम मैं मेंबर इनिशियलाइजेशन के लिस्ट कर देता हूँ के थ्रू कर रहा हूँ तो ये चीज़ रन हो रही है। लेकिन अगर मैं यही काम मिटाकर आपके पास जवाब होना चाहिए, 1 मिनट के लिए सोच लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। यही काम अगर मैं ऐसे करता हूँ कि जब भी कंस्ट्रक्टर बने तो कॉन्स्ट मेंबर को 2 असाइन हो जाए, अगर इसके थ्रू बन रहा है तो कॉन्स्ट मेंबर को 3 असाइन हो जाए, तो नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं यही काम MIL के थ्रू कर रहा हूँ तो ये एरर नहीं दे रहा। अभी हमने यही कहा था कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क हमारे सामने वाज़ेह है कि एक काम करने से हो रहा है और एक काम करने से नहीं हो रहा। वाई? So what is the difference between member initialization list and a simple constructor initialization? Come on, scratch your brains and tell me. एक दो जवाब आए हैं लेकिन वो satisfactory नहीं है। ओके चले सुने। लेंथ जो है, लेंथ का जो डाटा मेंबर है वो कॉन्स्ट नहीं है, विच मीन्स वी हैव द प्रिविलेज टू चेंज दिस डाटा मेंबर्स वैल्यू वेर एवर वी वॉन्ट। जहाँ जहाँ उसको एक्सेस है ऑब्वियसली, वेर एवर वी वॉन्ट, हम वेन एवर वी वॉन्ट हम उसको चेंज कर सकते हैं। बट when we talk about this num, so it is a const member एंड कॉन्स्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने कहा है कॉन्स्ट ऐसे डाटा मेंबर्स या कॉन्स्ट ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वैल्यूज़ आप सिर्फ एक दफ़ा चेंज कर सकते हो, यानी कि आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन आप उसकी वैल्यू आगे उसके बाद कभी चेंज नहीं कर सकते। यानी कि हमने ये कहा था कि एक दफ़ा आप उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हो लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन वो एक दफ़ा की जो वैल्यू है वो भी तभी असाइन होनी चाहिए जब वो वेरिएबल बन रहा है। जब वो वेरिएबल बन रहा है उसी वक्त उसको वो वैल्यू दे दी जाए। ये ना हो कि वो वेरिएबल पहले बना दे और उसके बाद फिर आपको कहे कि आप जब चाहें आप इसमें सिर्फ एक दफ़ा रख सकते हैं चीज़। ये नहीं है। इसको ऐसे समझना है कि देयर इज़ अ बॉक्स। वेरिएबल की एग्जांपल मैं आपको जब भी देता हूँ इट्स लाइक अ बॉक्स। तो लेट सपोज एक बॉक्स आप बना रहे हैं और आप ये कहते हैं कि ये एक बॉक्स बनेगा और इसके कंटेंट्स को आप हमेशा चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ योर लेंथ, यानी कि इंट लेंथ इंट विड्थ। आपने एक बॉक्स बनाया, एक वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू को आप हमेशा चेंज कर सकते हैं। आपने कभी उसके अंदर मोबाइल फ़ोन रख दिया, कभी आपने उसके अंदर कोई कॉफ़ी मग रख दिया, कभी आपने उसके अंदर कुछ रख दिया, रिप्लेस करते जा रहे हैं आप चीज़ें, आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस बॉक्स के बाहर लिख दिया कॉन्स्ट, अगर वो बॉक्स कॉन्स्ट हो गया है तो इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक दफ़ा प्रिविलेज है कि आप उसके अंदर कोई चीज़ रखें, उसके बाद उसके अंदर की चीज़ चेंज नहीं की जा सकती। अगर आपने उसके अंदर मोबाइल फ़ोन रख दिया तो दैट्स इट, उसके अंदर वो मोबाइल फ़ोन ही रहेगा। आप उस मोबाइल फ़ोन को निकाल कर दोबारा कॉफ़ी मग नहीं रख सकते। ये है कॉन्स्ट की डेफिनेशन। लेकिन कॉन्स्ट की एक और प्रॉपर्टी भी है कि वो जो बॉक्स है, जब आप उसके बाहर कॉन्स्ट लिखते हो तो वो बॉक्स ये कहता है कि जब आपने कॉन्स्ट लिख दिया है तो अभी ही आपके पास चांस है आप इसके अंदर जो रखना चाहते हैं रख दें। अगर आपने कोई और काम किया, कॉन्स्ट लिखने के बाद आपने कोई और काम किया और आप फिर मेरे पास आए कि अब ये वैल्यू रख दें, तब आपकी वैल्यू नहीं रखी जाएगी। फिर जो मैंने गार्बेज रख दी वही रखी रहेगी, आप अपनी पहली वैल्यू भी इसमें नहीं डाल सकेंगे। राइट, तो ये है कॉन्स्ट की एक्चुअल प्रॉपर्टी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब आप मेन के अंदर रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और इस कंस्ट्रक्टर ने क्या करना है, इस कंस्ट्रक्टर ने ये बनाना है, इस कंस्ट्रक्टर ने ये बनाना है और इस कंस्ट्रक्टर ने ये बनाना है और बात ख़त्म कर देनी है। अगर आपने इसको कोई एडिशनल काम दिया है तो उसके बाद इसने ये काम भी करना है और फिर इसने काम ख़त्म कर देना है कि भाई रेक्टेंगल बन गया। राइट,
अगर आप यहाँ पर आके लिखते हो num इक्वल टू 3, तो एक्चुअली मसला ये है कि जब आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और कंस्ट्रक्टर जब यहाँ तक था, बॉडी शुरू नहीं हुई थी इसकी, जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसने आपके एडिशनल काम दे करने से पहले, ये काम तो हमने पहले ही कंस्ट्रक्टर पढ़ते ही कहा था कि ये एडिशनल काम है कि आप बना तो रहे हो, साथ साथ ये असाइनमेंट भी कर दो। अगर आपने कंस्ट्रक्टर बना रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया है और ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो इसकी बॉडी में जो एडिशनल काम हो रहे हैं वो काम होने से पहले ऑब्वियसली ये तीनों चीज़ें बन रही हैं। जब ये तीनों चीज़ें उससे पहले बन रही हैं, और अगर आप यहाँ पर आकर num इक्वल टू 3 करते हो, इसका मतलब ये है कि जब आपने num को कॉन्स्ट बनाया उस वक्त आपने num को इक्वल टू 3 नहीं किया, ये सब चीज़ें बन गई। उसके बाद आप आकर कह रहे हो कि num इक्वल टू 3, आपने लेंथ को भी l असाइन कर दिया और उसके बाद आप कह रहे हो num इक्वल टू 3। ये काम आप नहीं कर सकते, यानी कि आप कॉन्स्ट के मेंबर को बन जाने के बाद असाइन नहीं कर सकते। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इनिशियलाइजेशन कम्स इनटू प्ले राइट हेयर। इनिशियलाइजेशन, इनिशियल वैल्यू दें, पहली वैल्यू, ये नहीं कि आपने कौन सी पहली वैल्यू दी है, ये कि कंप्यूटर बनाते हुए पहली वैल्यू क्या डाले। अगर वो बनाते हुए पहले गार्बेज डाल रहा है तो फिर वो गार्बेज ही रहेगी हमेशा, जो कि यहाँ पर हो रहा है कि बनाते हुए यहाँ पर आपने कोई वैल्यू नहीं दी, गार्बेज जा रही है, तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से कंस्ट्रक्टर मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट का फ़ायदा हमारे पास सबसे पहला यही है कि जो काम आप मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू करते हो, इट हैपेंस एट द सेम टाइम दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग मेड। जब ये चीज़ें बन रही हैं, मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट उसी वक्त उसको ये वैल्यू असाइन कर देगा, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू हो रही है वो वैल्यू पहली वैल्यू को रिमूव कर कर हो रही है। जिस तरह लेंथ इक्वल टू l है, जब आप यहाँ पर कोई वैल्यू भेजोगे और वो लेंथ को असाइन हो रही होगी, तो लेंथ के अंदर क्या इससे पहले कुछ नहीं था गार्बेज वैल्यू थी। बिल्कुल इसी तरह जब आप यहाँ पर num को 3 असाइन कर रहे हो, तो क्या इससे पहले num में कुछ नहीं था गार्बेज वैल्यू थी, और num को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते चाहे वो पहली दफ़ा गार्बेज वैल्यू हो। लेकिन अगर आप इसके थ्रू कर रहे हो तो इट मीन्स कि ये काम कंस्ट्रक्टर की बॉडी से पहले हो रहा है, विच मीन्स ऑब्जेक्ट्स बनते ही हो रहा है, डाटा मेंबर्स बनते ही हो रहा है। अगर ये काम आप वो बनते ही करवाना चाह रहे हो, तो आपने अगर यहाँ लिख दिया तो num के अंदर इससे पहले, रिमेंबर, इससे पहले गार्बेज वैल्यू भी नहीं थी। इससे पहले मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट से पहले आप कोई काम नहीं करवा सकते। ये सबसे स्टार्टिंग का काम है, मेंबर्स बनने के बाद सबसे स्टार्टिंग का काम ये है, और फिर ये एडिशनल काम है। तो जब भी आप कॉन्स्ट मेंबर को इनिशियलाइज करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू करवा सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप यहीं पर दे दो वैल्यू, विच इज़ नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। बेहतर तरीका यही है कि आप उसको मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू दो रादर दैन नॉन मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू। ठीक है, एक मिनट के लिए इसको सोचें, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मुझे बताएं कि क्या क्वेश्चन है आपका। जी, तो if you pass num as argument in rectangle, then we will do what will be changed in value. num आर्ग्यूमेंट में अगर हम दे दें, नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ, आप अगर आर्ग्यूमेंट में कोई वैल्यू लाना चाहते हैं और फिर उसको असाइन करना चाहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक और सवाल है कि लास्ट फोर्थ वाला रीड कर लें, क्या रीड कर लूँ मैं ओवेस? अब दोबारा मुझे भेज दें काइंडली, रिपीटेशन भले कर दें SMS की, मैसेजेस की। अच्छा, वैल्यू ऑफ नम फ्रॉम मेंबर इनिशियलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कॉन्स्ट वैल्यू ऑफ नम। या वही मैंने कहा ना कि वैल्यू ऑफ नम फ्रॉम मेंबर इनिशियलाइजेशन अगर आप चाह रहे हो तो आप आर्गूमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू इन दैट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुबश्शिर असलम ने ये कहा है कि क्या इसके साथ आप कोई और कर सकते हैं, तो यस यू कैन डू दैट लाइक दिस। लेट्स सपोज कि ये यहाँ पर L है और आप नम को 3 ही असाइन करना चाह रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं और आप कॉमा लगा के इसको सेपरेट कर सकते हैं। जितने मेंबर्स हैं आप उसको कॉमा लगा के इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। से अगर आप विड्थ को भी ये आसान करना चाह रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। यानी कि अगर लेट सपोज आपने यहाँ पर लिखा हुआ था विड्थ इक्वल टू 3 या वट एवर,
तो अंदर लिखने के बजाय आप ये तीनों काम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, वन बाय वन। कॉलन एक लगाएंगे, उसके बाद कॉमा से सेपरेट कर देंगे और ब्रैकेट्स के अंदर उनकी वैल्यूज़ देते जाएंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके लिए लाजमी होगा ये काम, क्योंकि ये कॉन्स्ट है, लेकिन बाकियों के लिए अगर आप करना चाहें तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू रिगार्डिंग दैट। ठीक है, सो ये सिर्फ नम का मैंने आपको फ़ायदा बताया था। नम के थ्रू हम ने कोई काम नहीं करना है इस प्रोग्राम के अंदर, इस वजह से इसको भी रिमूव कर दें। ठीक है, ये सिर्फ हम कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं, वैसे मत, ये सिर्फ हम कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अलावा हम कहीं नहीं कर सकते। लाइक आई सेड कि इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टर। इनिशियलाइजेशन देखें, मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट जो है ना, इट इज़ क्लोजर टू कंस्ट्रक्टर देन एनी अदर मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शंस तो ऐसे समझें वो अलग दुनिया है, वो कहीं से भी आप कॉल कर रहे हो, पब्लिक हैं वो अगर हैं तो। कंस्ट्रक्टर आप कॉल भी नहीं कर सकते ना अलग से, कंस्ट्रक्टर तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनता है, खुद ही कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर को आप अलग से कहीं कॉल ही नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, पहली बात। और मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट ये है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो एडिशनल काम करवा रहे हो आप, वो भी बाद में होगा, कंस्ट्रक्टर के साथ साथ इनिशियलाइजेशन लिस्ट वाला काम होगा। तो देयर इज़ नो, देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट कि हम इसके अलावा कहाँ कहाँ से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके हबीब सिद्दीकी, यू आर राइट, इज़ ये काम मुझे करना है, ये काम लाजमी मुझे करना है, लेकिन अटेंडेंस का वो कह रहे हैं कि अटेंडेंस बनाते हैं एलएमएस के ऊपर, तो मैं बनाऊंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं बना दूंगा इंशाल्लाह। राइट, सो ऑब्वियसली यू आर राइट, ये काम मुझे करना है और ये इसमें देर हो रही है खामखा। मूविंग ऑन, सो ये बात होगी मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट की। अब आते हैं दोबारा हम अपने लेक्चर के ऊपर, और जो हम कंस्ट्रक्टर इन्वोकिंग ऑर्डर वगैरह की बात कर रहे थे उसके ऊपर थोड़ी सी बात दोबारा लेकर चलते हैं। मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट की वही बातें जो कि अभी हमने की हैं वही सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट कर बना रहे हैं तो उसके अंदर आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स बॉडी के अंदर भी कुछ लिखें, बॉडी आप उसकी बेशक खाली छोड़ सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ एग्जाम्पल के अंदर छोड़ा है। आप सिर्फ इनिशियलाइज करते हैं, दैट शुड बी इट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं मेंबर इनिशियलाइजेशन, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। ओके, सो राइट, ये वही काम जो कि मैं भी आपको बताया कि आप इन दोनों को यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी करवा सकते हैं। और इनका नुकसान, इनका फ़ायदा जो है ये, इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज हम डिस्कस कर चुके हैं मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट का, क्या है? इनिशियलाइजेशन ऑफ कॉन्स्ट डाटा मेंबर्स। और दूसरा इसका फ़ायदा है इन्वोकिंग ऑफ पेरेंट क्लासेस कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि दूसरा फ़ायदा क्या है। तो लेट्स सी, आपने जब इसको चलाया, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया था ना आपने मेन के अंदर, तो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना, शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। शेप की क्लास में अगर हम देखें तो लेट्स सपोज एरिया को इक्वल टू 0 कर रहा है ये शेप, आई थिंक शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, एरिया इक्वल टू क्या कर देंगे हम, 0। करें ना करें कोई इशू नहीं है क्योंकि गार्बेज वैल्यू है उसके अंदर। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एरिया को असाइन करना चाहता हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से कुछ, या लेट्स सपोज देयर इज़ अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बल्कि रेक्टेंगल की क्लास किसी को इनहेरिट कर रही है, स्क्वायर आई थिंक रेक्टेंगल को इनहेरिट कर रहा है, यस दिस शुड बी इट। तो हम आते हैं दोबारा मेन के ऊपर और हम स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्क्वायर SQ, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, नथिंग मोर। कॉल किया हमने, क्या क्या प्रिंट होना चाहिए सबसे पहले बताएं मुझे, इसका ऑर्डर बताएं मुझे क्या होगा, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर इन्वोकिंग। स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाया है, सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, स्क्वायर का। गुड, राइट ऑन स्पॉट, हफ्सा का आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पहले शेप, उसके बाद रेक्टेंगल और उसके बाद फिर स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा
स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर सबसे आखिर में कॉल होगा। आपने स्क्वायर का बनाया है, सबसे पहले उसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उससे पहले उसके भी पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि शेप का। सो गुड आंसर। तो यही हमारे पास जवाब में भी यही चीज़ आ रही है, शेप का कंस्ट्रक्टर, रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर और फिर स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये बात तो हो रही है। अगर आप ये देखें तो ये सारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैं, कहीं पे भी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है। स्पेशली आप गौर करें रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्टर के ऊपर। रेक्टेंगल का जो कंस्ट्रक्टर है इसमें से देखें कौन सा कॉल हो रहा है, ये वाला कॉल हो रहा है रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर। अगर ये वाला कॉल हो रहा होता तो प्रिंट होता आर्ग्यूमेंट रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर, राइट। अगर सिर्फ रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। विच मीन्स कि स्क्वायर का जब ऑब्जेक्ट बना तो रेक्टेंगल का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। और यहीं पर आपसे सवाल होता है कि अगर मैं ये रेक्टेंगल का दूसरा कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा। एक जवाब इसका ये हो सकता है कि स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, स्क्वायर के कंस्ट्रक्टर से रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि रेक्टेंगल का ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। हाउ अबाउट कि मैं यहाँ पर रेक्टेंगल का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर दूँ। भाई डिफ़ॉल्ट भी तो कॉल हो रहा है ना यहाँ से, अगर मैंने अलग से स्पेसिफाई नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहा है। अगर मैं पैरामीटराइज्ड कॉल करवाना चाह रहा हूँ तो मैं स्क्वायर से रेक्टेंगल का पैरामीटराइज्ड कॉल करवा दूंगा। शुड दैट वर्क? क्या इशू है यहाँ पे? इज दैट ओके? बात समझ आ गई? ऐसा ही होना चाहिए। यस और नो? सो लेट्स रन इट। कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही होना चाहिए तो लेट्स रन इट। ये आप देखें वही काम हुआ जो इससे पहले हुआ था। शेप का कंस्ट्रक्टर, रेक्टेंगल का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल हुआ है और फिर शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, राइट। और उसके बाद ये दो चीज़ें एडिशनल प्रिंट हुई हैं। ये एडिशनल चीज़ें क्यों प्रिंट हुई हैं, बात सुने इसके बारे में ज़रा। रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर आपने जब अलग से कॉल करने की कोशिश की तो रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, साथ ही साथ स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल हुआ। यानी कि वो काम नहीं हुआ जो कि हम चाह रहे थे, वो काम नहीं हुआ जो कि हम चाह रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि ये एडिशनल तो हो ही ना बिल्कुल भी, ये तो कोई अजीब सी चीज़ आ गई है। हम ये चाह रहे थे कि वही तीनों चीज़ें हों जो कि पहले हो रही थी, बस रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर की जगह क्या कॉल हो जाए, रेक्टेंगल का आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर 5 चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, शेप, रेक्टेंगल और स्क्वायर से पहले शेप और रेक्टेंगल दोबारा। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग हो रही हैं। 1 मिनट के लिए देख लें इसको, आप खुद देखें कि क्यों हो रही हैं। सो एक्चुअली हो क्या रहा है ज़रा सुने, सुकून के साथ सुने। मेन में आपने बनाया स्क्वायर। जब स्क्वायर बनेगा तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, शेप का, यानी कि सबसे टॉप मोस्ट क्लास जो है शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, प्रिंट हो जाता है शेप्स कंस्ट्रक्टर, राइट। उसके बाद फिर हम आते हैं रेक्टेंगल के ऊपर, तो रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद फिर स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए जो कि इससे पहले हो रहा था। लेकिन उससे पहले ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई, शेप, रेक्टेंगल और स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, उससे पहले ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई। क्यों एक्स्ट्रा आ गई कि जब रेक्टेंगल का स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसकी प्रिंटिंग से पहले, स्क्वायर कंस्ट्रक्टर की प्रिंटिंग से पहले आपने रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्टर को दोबारा कॉल कर लिया, रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्टर को आपने दोबारा कॉल कर लिया।
जब स्क्वायर का ऑब्जेक्ट आपने बनाया था तो पहले शेप का ऑब्जेक्ट बना, शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर रेक्टेंगल का कॉल हुआ और फिर स्क्वायर का कॉल हो गया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। लेकिन ये प्रिंट होने से पहले आपने रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर एक दफ़ा और कॉल कर लिया। जब आपने रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर एक दफ़ा और कॉल कर लिया तो रिमेंबर वही चीज़ जो कि हमने अभी की क्लास में सीखी कि अगर आप एक रेक्टेंगल के क्लास यानी कि डिराइव्ड क्लास चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, तो उससे पहले उसकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जब मैंने रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो रेक्टेंगल ने क्या किया, खुद कॉल होने से पहले अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, शेप कंस्ट्रक्टर को, और फिर जो आपने रेक्टेंगल का आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर कॉल किया था वो कॉल हो गया और उसके बाद प्रिंट हो गया स्क्वायर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि ये काम एक्स्ट्रा हो, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, यहीं पर आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। और इसका सही तरीका ये है कि बजाय इसके कि स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर हो जाने के बाद आप रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, आप रेक्टेंगल के इस कंस्ट्रक्टर को तब ही कॉल कर लें जब स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाने के बाद नहीं, कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही, स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही आप रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्टर को अगर इस तरह भेजेंगे ना, तो ये वही चीज़ है जिसको आपने कहा था मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। और इसका फ़ायदा हमने यही बताया था आपको कि कोई काम अगर आप ये चाहते हो कि कंस्ट्रक्टर कॉल होते के साथ साथ हो, ना कि ये कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए उसके बाद हो, अगर आप उसके साथ साथ करवाना चाह रहे हो तो यहाँ से स्क्वायर से जब रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आप डायरेक्टली यहीं पर अगर बता दोगे ना MIL में, तो फिर रेक्टेंगल के डिफ़ॉल्ट के बजाय ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा। राइट, सो इसका दूसरा फ़ायदा हमारे सामने आ गया, वो ये कि अगर हम ये चाहते हैं कि अपने पेरेंट का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करें तो उसकी अलग से इन्वोकिंग के लिए मेंबर इनिशियलाइजेशन इज़ द वे। मेंबर इनिशियलाइजेशन इज़ द वे अगर आप चाह रहे हो कि एक्सप्लिसिटली खुद आप अपने पेरेंट का, चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करे, तो उसके लिए आपको MIL का सहारा लेना पड़ेगा। उसके अलावा आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहोगे तो आपने देखा था किस तरह की डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट हो गई कि वो अपना काम तो कर ही रहा था, आपने एडिशनल काम उसको दे दिया। हम एडिशनल नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उस डिफ़ॉल्ट के बजाय रेक्टेंगल पैरामीटराइज्ड कॉल हो जाए। ये हो गया दूसरा फ़ायदा मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट का। राइट, दैट शुड बी इट आई थिंक। इसके बाद हम अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं। इफ़ एंड डेफ की तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि इफ़ एंड डेफ अगर आप लगा देंगे अपनी H फाइल के अंदर कुछ इस तरह से, तो उसमें आपकी जो है रीडेफिनेशन नहीं आएगी। इसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि अगर आप लिखते हैं कि इफ़ एंड डेफ समथिंग, अगर ये फाइल इंक्लूडेड नहीं है तो आप ये इंक्लूड करवा दें और एंड इफ कर दें। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर ये फाइल इंक्लूडेड नहीं है तो ये हो, और अगर इंक्लूडेड है तो दूसरा कोई कोड रन हो, तो उसके लिए आप ये सिचुएशन भी कर सकते हैं। इसकी डिटेल में हम क्लास के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। सिंपल एक्सक्यूज़ मी, जिस तरह से आप इफ एल्स पर लगाते हैं कंडीशंस और उसके बाद उसकी बॉडी में आप वर्क कर रहे होते हैं, तो उसी तरह आप इफ़ एंड डेफ और एंड इफ के दरमियान भी एल्स लगा सकते हैं और उसके दरमियान आप अपनी मर्ज़ी का काम करवा सकते हैं। ये बात हो गई कुछ एडिशनल टॉपिक्स की जो कि हमने डिस्कस करने थे रिलेटेड टू इनहेरिटेंस एंड कंस्ट्रक्टर्स एंड मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस तो मुझे बताएं, और फिर हम चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो कि टॉपिक अभी एक तो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी है कि वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, उनको ज़रा बता दें। तो उस टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी लेते हैं और उसको फिर फिनिश हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे कोड करके। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके ऊपर जाने से पहले अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हैं तो मुझसे पूछ लें। Any question, any query? If not, then we can just switch to the next lecture.
ओके काजिमुद्दीन, इफ़ आई एम रीडिंग योर आंसर क्वेश्चन करेक्टली, तो आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आप एक इनहेरिटेड क्लास से पेरेंट क्लास के फंक्शन को किस तरह से कॉल कर सकते हैं। तो इट्स द सेम वे जिस तरह आप इनहेरिटेड क्लास से उसके अपने मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, उसी तरह बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने पेरेंट के क्लास के फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। आई थिंक ये काम हमने यहाँ पर किया भी है कि से स्क्वायर की क्लास के अंदर सेट विड्थ का फंक्शन है, सेट लेंथ का फंक्शन है, लेकिन हमने ये स्पेसिफाई किया है कि सेट विड्थ का फंक्शन रेक्टेंगल की क्लास का कॉल हो स्कोप रेजोल्यूशन लगा के। और इसी तरह रेक्टेंगल के अंदर भी शायद हमने ये काम किया है कि सेट एरिया के फंक्शन को रेक्टेंगल के फंक्शन के अंदर, रेक्टेंगल की क्लास के अंदर हमने सेट एरिया के फंक्शन को कॉल किया है विदाउट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटर और एनीथिंग। और सेट एरिया का फंक्शन इसकी पेरेंट क्लास का फंक्शन है। तो ये हम कर सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट से रिलेटेड अब जो क्वेश्चंस हैं मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं तो उनको आप पूछ लें। एक सवाल मैं ज़रा ले लूँ उवैस अहमद का माइक पे। जी उवैस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि मेरे पास जो है वो कोड ब्लॉक्स सही नहीं चल रहा ना, तो मैंने उसको ऑनलाइन आईडी पे असाइनमेंट बनाया। अब सर मैं जब आपको सबमिट करवाऊंगा तो मैं ऑनलाइन आईडी से कॉपी पेस्ट करके कोड ब्लॉक की फाइल में सबमिट करवाऊंगा, लेकिन सर वो तो 100% प्लेजरिज्म दिखाएगा। क्यों? तो क्योंकि आपने ऑनलाइन सेव किया है उसको, इसलिए। यस सर। इसका कोई इशू नहीं है। आप मुझे 100% अगर प्लेजरिज्म कोई प्रोग्राम दिखाता भी है तो उसको फिर मैं वन बाय वन तो अलग से भी चेक करूँगा कि ये किसी स्टूडेंट के साथ तो मैच नहीं कर रही है, राइट। और सर प्रीवियस वाले असाइनमेंट में भी उसने मेरा किसी के साथ प्लेजरिज्म दिखाया था, तो मैंने वो किसी के साथ असाइनमेंट शेयर नहीं किया था, फिर भी वो सर दिखा रहा था। ठीक है, मैं इसका भी सोल्यूशन आपको बताता हूँ। ओके। इसके लिए तरीक़ेकार ये है, वैसे मैंने जिस तरह से कहा, तो तरीक़ेकार ये है कि आप जो मेंबर के वैल्यूज़, जो वेरिएबल के नाम और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स कर सकते हैं। अगर आपको डर है कि आप जैसा ही किसी ने और कोड किया हुआ होगा तो आप इसको थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स कर दें। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब है कि जो नॉर्मली नहीं होता आप वैसे कर दें। जिस तरह सेट एरिया का फंक्शन मैंने ये किया है ना, तो आप सेट एरिया के बजाय आप कोई और वर्ड यूज़ कर लें, या से अंडरस्कोर लगा दें बीच में, या डबल डैशेस लगा दें, या स्टार्ट ही अंडरस्कोर से करें। इस तरह की कोई चीज़ अगर आप कर देंगे तो आई वुड रिकग्नाइज़ कि आपने जो कोड किया है इसमें बेशक प्लेजरिज्म ज़्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी आपने जो है एटलीस्ट कुछ काम किया हो। अगर देखें, प्लेजरिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने वेरिएबल के नाम चेंज कर दिए तो उससे प्लेजरिज्म ख़त्म हो जाएगी। इसमें ये भी देखा जाता है प्लेजरिज्म के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट दैट आई एम रनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन सेल्फ, कि प्लेजरिज्म का मतलब ये भी होता है कि आपने एग्जैक्ट सेम वे में आपने सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हों। भाई सेट एरिया का फंक्शन कोई ऐसा भी तो कर सकता था कि सेट एरिया का फंक्शन यहाँ पर नहीं यहाँ पर लिखे इसके बाद। कोई ऐसा भी कर सकता था कि वो गेटर्स पहले डिफ़ाइन करे और सेटर्स बाद में डिफ़ाइन करे। कोई ऐसा भी तो हो सकता था कि वो अगर 3 डाटा मेंबर्स हैं आपके पास और यहाँ पर 3 चीज़ें हैं तो वो उसको उसी लिस्ट में ना लिखे जिस लिस्ट में आपने लिखे हैं, बिल्कुल उसी नाम में ना लिखे। इस तरह बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं जब आप खुद कोड कर रहे होते हैं। आपकी अपनी कोडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, राइट, आपके अपने तरीक़ेकार होता है। लेकिन अगर एक कोड दूसरे से बिल्कुल सेम है, यानी कि उसने इस हद तक सेम किया हुआ है कि आपने अगर सी आउट के बाद यहाँ पर स्पेस देकर और कुछ चीज़ प्रिंट करवाई हुई है, उसने अगर ऑब्जेक्ट का नाम भी वही लिखा हुआ है और उसके बाद चेक करने के लिए उसने वही सारे फंक्शंस एक एक करके कॉल किए हैं, तो इस चीज़ से भी वाज़ेह हो जाता है कि किस हद तक प्लेजरिज्म हुई है। जी यूएस। सर एक सवाल ये था कि सर मैंने क्लास बनाई है, उसके अंदर मैंने प्राइवेट डेटा मेंबर रखे हैं। अब सर बाकी जो प्राइवेट डेटा मेंबर हैं वो तो सही चल रहे हैं, उसमें से एक में मसला आ रहा है। अब उसे मैंने प्रोटेक्टेड करके चलाया तो वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब मैं उसी एक को प्रोटेक्टेड करूं या जितने भी हैं उन सबको प्रोटेक्टेड दैट्स कर अप टू दूं? यू। अगर वो एक प्रोटेक्टेड करने से सही चल रहा है तो दैट्स ओके, आप सिर्फ एक को ही प्रोटेक्टेड करें। बट द रियल प्रॉब्लम हेयर इज़ कि आप ये ना देखें कि उसको प्रोटेक्टेड करने से वो सही चल रहा है, आप ये भी देखें कि उसको प्रोटेक्टेड क्यों किया है आपने। सिर्फ इसलिए कि वो चल नहीं रहा था इस वजह से आपने प्रोटेक्टेड कर दिया, या वाकई उसका कोई मकसद भी था, आप ये चाह रहे थे कि उसको मैं चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकूं, या सिर्फ आपने अपनी चीज़ गलती छुपाने के लिए उसको प्रोटेक्टेड कर दिया और आप कह रहे हैं कि अब ये चल रहा है। ठीक है, सो ये मेथड होता है आपके सोचने का। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम कहते हैं कि पब्लिक कर दो सबको, सब कुछ सही चल जाएगा। बट इट्स नॉट अबाउट कि आप वो पब्लिक करने से चलाना चाह रहे हो सिर्फ, या एक्चुअली पब्लिक करने से जो नुकसान है आप उसको भी हैंडल कर रहे हो।
तो वो चीज़ें अगर आप सोच के कर रहे हो तो दैट्स ओके, आप उसको प्रोटेक्टेड कर दें। जी तलहा साजिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा भी प्लेजरिज्म के हवाले से आपसे क्वेश्चन था। मेरा जो असाइनमेंट था वो आपने जो शो करवाया था प्लेजरिज्म की फाइल, उसके अंदर नेमतुल्लाह से 100% प्लेजराइज आ रहा था मेरा। लेकिन मैंने अपना कोड नेमत से बिल्कुल शेयर नहीं किया, ना मेरी उससे कोई बात हुई है, लेकिन देखें, मुझे भी यही 100% बात मैं बार बार कह प्लेजराइज रहा दिखा हूँ रहा पूरी था। क्लास को कि आपकी प्लेजरिज्म जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी सिर्फ उसकी बेस पे नहीं होगी प्लेजरिज्म। आपकी जो प्लेजरिज्म होगी उसके ऊपर 100% अगर दिखाएगा भी तो आई वुड चेक इट विद माई ओन आइज़ एज वेल। अगर वो चीज़ें बिल्कुल सेम मुझे भी नज़र आ रही हैं तो उसके बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आप इस पर ना सोचें कि अगर स्क्रिप्ट ने कह दिया है कि 100% प्लेजरिज्म है तो मैं प्लेजरिज्म लगा दूंगा। हो सकता है स्क्रिप्ट 100% कह रहा हो, लेकिन एक्चुअली मुझे देखकर अंदाज़ा हो जाए कि ये कोड अलग बंदे ने किया है और ये कोड अलग बंदे ने किया है। राइट? सर एक सवाल मेरा आपसे ये था कि जब मैं अपना सेकंड असाइनमेंट अभी बना रहा हूँ तो सर एरर 0 आ रहे हैं मेरे, लेकिन जैसे ही मैं रन करता हूँ उसे तो वो मेक फाइल डॉट विन की फाइल बना देता है अच्छा ठीक है। और शो नहीं करता मुझे। ठीक है, देखें ये इशू तब आता है जब मोस्टली तब आता है कि जब आप फाइल किसी ऐसी जगह पर बना रहे हो जिस जगह पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस चाहिए हो। जिस तरह से अगर आप, मेरे ख्याल से अगर आप अपने कंप्यूटर्स पर जाकर सिस्टम 32 का फ़ोल्डर खोलेंगे ना, सी में जाएंगे और विंडोज़ में जाकर अगर आप सिस्टम 32 का फ़ोल्डर अगर खोलते हैं और उसके अंदर कुछ कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको एक पॉपअप देगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड लगाएं या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं है। अगर आपके पास है तो आप यस करें तो मैं ये चीज़ कॉपी कर सकता हूँ। जब ये सिचुएशन होती है ना, तो इस सिचुएशन के अंदर जब कोड ब्लॉक आपके प्रोग्राम को रन कर कर ओबीजे फाइल बनाकर यानी कि एग्जीक्यूटेबल बनाकर उसको रन करने की कोशिश करता है तो वो आपको मेक फाइल डॉट वन का एड्रेस जो है डॉट विन का एड्रेस देगा, एरर देगा, या फिर आपको आईडी रिटर्न 1 का एरर देगा। उससे होता ये है कि कोड ब्लॉक्स के पास वो कहता है कि प्रिविलेज नहीं है कि वो एग्जी फाइल बना सकें। एक्चुअली मसला ये होता है। तो तरीक़ेकार ये है इसको सॉल्व करने का कि आप कोशिश करें कि अपनी फाइल्स वहाँ बनाएं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस अलग से ना हो। कहने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से वो काम आपको ना करना पड़े। आप डी में बनाएं वो फाइल, आप ऐसी जगह फ़ाइल बनाएं जहाँ पर कंप्यूटर को ज़्यादा अंदर ना घुसना पड़े, ज़्यादा चीज़ें चेंज ना करनी पड़े। इस तरह की अगर चीज़ होगी तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। तो अगर आपके पास ये इशू आ रहा है तो आप उस सब चीज़ों को कॉपी करें, पूरे के पूरे कोड को कॉपी करें, एक नया प्रोजेक्ट बनाएं, अपने कोड को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके चलाएं। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि वो चल जाएगा, जस्ट बिकॉज कि आपने उसकी लोकेशन चेंज कर दी है। ठीक है, सो नाउ वी आर बैक। अब तक आवाज़ आ रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है, तो वेरीफाई करते हैं एक और दफ़ा। एंड देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम कि आपने जो चैट मैसेज भेजे थे जिसको मैंने कहा था कि एक एक करके मैं जवाब दूंगा, नाउ दे आर ऑल स्वाइप्ड ऑफ। अब मेरे पास वो नहीं है, तो काइंडली जिसके आंसर्स मैंने नहीं दिए थे वो दोबारा मुझे टाइप करके काइंडली अगर भेज देंगे, कॉपी पेस्ट करके मुझे भेज दें ताकि मैं दोबारा उसका जवाब दे सकूं। ओके, सो चैट में मुझे अगर आप सवाल भेज देंगे तो आई वुड ट्राई कि आपको मैं जवाब दे दूँ। या मेक फाइल डॉट विन का आंसर ये था कि आप उसकी जो लोकेशन है अगर वो चेंज कर देंगे ना, आप पूरी प्रोजेक्ट अगर नया बनाएं और कोड को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते रहें तो उस सिचुएशन के अंदर आपको मेक फाइल डॉट विन का एरर होपफुली नहीं आएगा। ओके, इसकी मैंने डिटेल भी डिस्कस की है, वो आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे तो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड हो जाएगी या नहीं, तो फैल अल्ताफ़ पूछ रहे हैं। तो असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड हो सकती है, इस दफ़ा असाइनमेंट थोड़ी सी मुश्किल है तो आई वुड गिव यू समथिंग कि आप काम कर सकें। तो डेट एक्सटेंड हो सकती है, बट डोंट टेक एनी होप कि आपको 4-5 दिन मिल जाएंगे इसको करने के लिए। आई थिंक 1 से 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएंगे। तो अगर आप अभी भी अपनी डेडलाइन वही लेकर चलेंगे तभी आप उसके बाद मिलने वाली चीज़ को जो है एक्सटेंशन को अवेल कर पाएंगे। अगर आप एक्सटेंशन को ही डेडलाइन समझेंगे तो फिर आई थिंक कि आप काम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, दूसरे दिन आपको जमा करवानी पड़ेगी, तो एक्सटेंशन हो सकती है। ओके, अब मेरे पास क्वेश्चन आए हैं। ऐड कोर्स के फंक्शन में ओबीजे क्रिएट करना है। इट्स अप टू यू। लिसन, मैंने आपको बताया कि किस तरह से इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए क्लासेस। मेरे पास ईमेल के ऊपर भी कुछ सवाल आए हैं इस तरह के कि ऐसा करूं या ऐसा करूं,
तो इट्स अप टू यू। असाइनमेंट में देखें, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हुई कि सर ये काम करना है या नहीं करना है, क्या इसको ऐड करना है या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें उसमें तो कोई शक की गुंजाइश अब है नहीं, मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको चलाते हैं उस कोड को, और किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, ये आपके ऊपर है। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से आपका काम हो रहा है, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। पॉइंटर क्रिएट करने से काम हो रहा है, पॉइंटर क्रिएट करें। एग्रीगेशन करने से हो रहा है, एग्रीगेशन करें। इनहेरिटेंस करने से हो रहा है, इनहेरिटेंस करें। बट रिमेंबर कि सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप कंपोजिशन कर देते हो तो इससे दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए फिर। इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड की हैं, क्योंकि अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक चीज़ के ऊपर जाओगे तो फिर दूसरी प्रॉब्लम्स उससे क्रिएट होंगी। तो आपने अपना फंक्शन, अपने सारे के सारे प्लान को जो है वो स्पेसिफिक रखना है कि मैं एक्चुअली चाह क्या रहा हूँ। मुजफ्फर हुसैन पूछ रहे हैं कि क्या कैन आई डू दैट देयर इज़ वन पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इन पब्लिक एंड आई हैव क्रिएटेड अनदर चाइल्ड क्लास आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इन प्राइवेट, देन आई इनहेरिटेड, देन हाउ टू हैव इट कॉल्ड फर्स्ट। अच्छा ठीक है, आप ये मेरे ख्याल से ये पूछ रहे हैं कि आप कैसे ये वेरीफाई कर सकते हैं कि सिर्फ जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है सिर्फ वही कॉल हो, उससे पहले वाले कंस्ट्रक्टर्स कॉल ना हो। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, पहले वाले कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे ही। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसकी बॉडी को खाली रखें, ताकि अगर वो कॉल होता भी है तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े। ये आप काम कर सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रक्ट कैसे होगा ऑब्जेक्ट? डिस्ट्रक्टर्स हमने पढ़े हुए हैं। आप टिल्ट की साइन लगा देंगे ना, अगर टिल्ड की साइन अगर आप लगा देंगे कंस्ट्रक्टर से पहले, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर देगा। आई डोंट नो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, बट अगर ज़रूरत पड़ रही है तो डिस्ट्रक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं हमने, या हमने स्पेसिफिकली कोड करके नहीं देखे हैं, पढ़े तो हैं हमने, तो आप जाकर इंटरनेट पर देखें। और सिर्फ कंस्ट्रक्टर जिस तरह से कॉल करते हैं ना, यानी कि क्लास नेम आप कॉल कर रहे होते हैं, क्लास नेम से पहले अगर आप टिल्ड साइन लगा देंगे ना, जो 1 के बराबर में आपको नज़र आ रही है, थोड़ी सी टिल्ड होती हुई साइन, वेव टाइप की, अगर आप ये साइन लगा देंगे कंस्ट्रक्टर कॉलिंग से पहले, यानी कंस्ट्रक्टर क्लास का नाम लिखें, आर्गूमेंट वो लगाएं, ब्रैकेट्स लगाएं, और उससे पहले ये टिल्ड साइन लगा दें तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ओके, असाइनमेंट के नंबर कंस्ट्रक्ट उस पर LMS पे किसी के भी नहीं है। आप ऊप की ड्राइव पर जाएं, गूगल ड्राइव पर, वहाँ पर सबके नंबर्स लगे हुए हैं। ठीक है, वही कोर्स के फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या नहीं, दैट्स अप टू यू। फ़ोन नंबर स्टोर करने के लिए लॉन्ग डाटा अगर आप ले रहे हैं तो भी सही है, अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हैं तो भी सही है, अगर आप डबल ले रहे हैं तो भी सही है, दैट्स अप टू यू। देखें, फ़ोन नंबर अगर आप पाकिस्तान फ़ोन नंबर की बात करें तो 11 डिजिट्स का फ़ोन नंबर अगर मोबाइल का आप उठाते हैं तो उसके लिए आपको ज़ाहिर सी बात है डेटा टाइप इंटीजर नहीं, उससे भी बड़ी लेनी पड़ेगी। लॉन्ग ले लें या उसके अलावा कोई डेटा टाइप ले लें, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसका हमने कोई नंबर मिलाना तो है नहीं। तो आप ये चाहें कि आप अगर इंटीजर रख लेंगे सिंपली तो भी सही है, आप स्ट्रिंग रख लेंगे सिंपल तो भी सही है। 4 नंबर का 4 डिजिट का नंबर रख लें, 6 डिजिट का नंबर रख लें, दैट्स अप टू यू। ओके, साकिब अब्बास ने तो हाथ ही उठा लिए हैं, कह रहे हैं मुझसे असाइनमेंट नहीं बन रही है। ओके, दैट्स गुड। आपको लगता है कि अगर असाइनमेंट नहीं बन रही है तो आपको इसका मतलब है कि आपने दोबारा से रिवीजन करनी है हर एक टॉपिक पे, और तभी आप ये असाइनमेंट बना सकते हैं। इसमें एडिशनल चीज़ें भी कुछ हैं, आई एम नॉट सेइंग कि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि सारी मैंने पढ़ाई हुई हैं। इसमें 1-2 टॉपिक्स ऐसे हैं, 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि तभी अचीव हो सकती हैं जब आप एडिशनल भी काम कर रहे हो साथ साथ। लेकिन उसके अलावा अपने पुराने लेक्चर्स को फिर रिवाइज़ करें, यूट्यूब पर जाएँ, लेक्चर्स सुनें दोबारा। रिविज़न के भी कुछ लेक्चर्स मैंने अलग अलग से किए हैं, आप उनको देखें, हो जानी चाहिए असाइनमेंट। नहीं, इसकी मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी काजी मुबीन। अगर आप साथ बैठकर बना रहे हैं तो अपने कोड्स को बस देखें, कोड अगर आप एक बंदे का देख भी लेते हैं ना तो अनकॉन्शियसली फिर आपको आपके जहन में ये आता है कि मैं भी ऐसा ही कोड करूँ। अगर आपके पास अपना सोल्यूशन नहीं है उस चीज़ का तो आप क्लासमेट से हेल्प ले सकते हैं। आप उसके कोड को अगर आप देख लेंगे ना कि भाई इसने अच्छा ऐसे किया है तो मैं भी ऐसे ही कर लूँगा, तो उससे फिर आपकी अपनी जो ओरिजिनल थाट्स हैं, ओरिजिनल जो आपकी सॉल्यूशंस हैं, वो आपके जहन में फिर कभी नहीं आ सकेंगे। सो ट्राई कि आप उससे सिर्फ डिस्कस कर सकें। अगर आप कोड ना देखें तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। आप उससे आइडिया ले लें कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, वर्बली बता रहा हूँ कि आप उसका पॉइंटर बना लें वहाँ पर, तो आप बजाय इसके कि आप एक चीज़ का अगर आप पॉइंटर बना लेंगे तो आप बजाय इसके कि ऑब्जेक्ट को लेकर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करें, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर रहे होंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं ऑब्वियसली। ओके, देयर आर मैनी मोर क्वेश्चंस अगेन। वही फ़ोन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं दोबारा जवाब नहीं दे रहा हूँ। असाइनमेंट मैंने समझाई हुई है। लास्ट वीक की हमारी जो 2 क्लासेस हैं आप उनको निकाल कर देखें यूट्यूब के ऊपर, साकिब अब्बास, आपको असाइनमेंट समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट की क्लास को पर्सन से इनहेरिट किया है और टीचर को स्टूडेंट से
तो सर पर्सन के डेटा मेंबर टीचर में यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? बट आई डोंट थिंक कि आपने टीचर को स्टूडेंट से इनहेरिट करना पड़ेगा। आई थिंक टीचर और स्टूडेंट, टीचर इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दैट्स ओके। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू कैसे पास करेंगे? जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको, MIL यूज़ करके, मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके कंस्ट्रक्टर से मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लें, उसको वैल्यू पास करवा दें। लॉन्ग डेट इज़ नॉट वर्किंग। अच्छा, डेट का भी यही तरीक़ेकार है जिस तरह मैंने फ़ोन नंबर का बताया है ना, कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसेस द डेट। तो अगर हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो दैट्स ओके। अगर आप उसको स्ट्रिंग में ले लेंगे तो आई थिंक स्ट्रिंग ही बेहतर है डेट के लिए। आप स्ट्रिंग में ले लें, और अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको स्ट्रिंग ही लें या डेट का ही ऑब्जेक्ट बनाएं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डेट का ऑब्जेक्ट बनाएं। हाँ, लेकिन एक तरीका हो सकता है कि आप डेट की क्लास खुद डिज़ाइन करें और उसका ऑब्जेक्ट बनाएं। फिर अगर आप डेट ऑफ बर्थ सही तरह से सेव करना चाह रहे हैं, विच इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर असाइनमेंट, बट इफ़ यू वांट टू डू इट, तो आप डेट की क्लास बनाएं। उसके अंदर 3 डेटा मेंबर्स होंगे, मंथ, डेट और ईयर। उसके सेटर्स गेटर्स होंगे, कंस्ट्रक्टर होगा, और उस डेट का ऑब्जेक्ट आप बनाते रहें पेरेंट पर्सन के अंदर, टीचर के अंदर और इस तरह की चीज़ों के अंदर। ये काम आप कर सकते हैं। असाइनमेंट से रिलेटेड, अगर मार्क्स से रिलेटेड, पिछली असाइनमेंट के मार्क्स से रिलेटेड जो आपकी क्यूरीज़ हैं वो मुझे ईमेल कर दें। मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स हैं, मैं उनको कभी ना कभी जो है वेरीफाई करके आपके सेमेस्टर एंड होने से पहले उसको देखूंगा कि आपके नंबर्स कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। सर रीड माय मैसेज, ठीक है, पढ़ लिया मैंने उवैस अहमद। आपका मैसेज शायद मिस हो गया होगा बीच में, अब मैं दोबारा उसको ढूंढने नहीं जा रहा हूँ, दोबारा पेस्ट करके मुझे भेज दें। कंस्ट्रक्टर सारे डेटा मेंबर्स के लिए लगाना लाजमी है या हम सिर्फ एक? दैट्स अप टू यू, आपकी जो ज़रूरत है, वजाहत जो आपकी ज़रूरत है। अगर आप कंस्ट्रक्टर में ही सारे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ कर देंगे तो आई थिंक आसान हो जाएगा थोड़ा सा काम, आपको हर दफ़ा सेटर गेटर कॉल नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपका काम सिर्फ यही है कि आप सिर्फ एक को असाइन करें तो आप एक को असाइन कर दें, दैट्स अप टू यू। बिग डाटा अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? तो वही मैंने बताया, आप स्ट्रिंग्स को यूज़ कर लें। मैंने किसी चीज़ को ज़्यादा प्रोसेस करने का नहीं कहा। प्रोसेस करना मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ों को कहा है। एक कोर्स नेम, क्योंकि हमने उसको ऑपरेटर ओवरलोड करना है, कोर्स नेम, कोर्स आईडी और कोर्स के टीचर्स, इनको हमने प्रोसेस करना है। इसके अलावा किसी डेटा मेंबर को मैंने प्रोसेस नहीं किया। प्रोसेस का मतलब ये है कि मैंने उसको अलग से एनालाइज़ नहीं किया कि भाई अपना ये नंबर है तो इसमें कोर्स कोड क्या है आपका, सॉरी एरिया कोड क्या है और इसमें नंबर क्या है, कौन से नंबर की सिम आप यूज़ कर रहे हैं, इस तरह को हमने प्रोसेस तो नहीं करना ना किसी चीज़ को। रिस्पांस आ जाएगा। अगर आपने ईमेल की है मुझे मोहम्मद हमज़ा, तो आपकी ईमेल मेरे पास अभी भी अनरीड में है, मैं उसको देखकर रिप्लाई करूँगा। ओके, हाँ ठीक है वैसे अहमद, अगर आप डिज़ाइन करने के लिए अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं, आउटपुट दिखाने के लिए कि भाई पहले स्टार्स आप लगा दें ताकि वो जो अलग अलग प्रिंटिंग है वो आपको भी आसान हो जाए समझने में और मुझे भी आसान हो जाए समझने में, तो दैट्स गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सी आउट लगा दिया सिर्फ और ना आपने एंडल लगाया, ना आपने कुछ स्टार्स या कुछ इस तरह की डैशेस अगर आपने नहीं लगाई हैं, तो फिर वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये 43 लिखा है या 4 अलग प्रिंट हुआ है और 3 अलग प्रिंट हुआ है। तो लेआउट अगर बेहतर कर देंगे तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर मी टू रीड। हाँ, हैंड रेज में चेक करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा इनका जवाब दे दूँ सबका चैट में और फिर मैं रेज हैंड की तरफ जाता हूँ। ठीक है, जिस तरह से ये मुबशिर असलम कह रहे हैं कि अलग से DOB की क्लास बनाइए और उसको बनाए, तो कर सकते हैं आप ऐसे। अच्छा, इनरोल हिमसेल्फ या हर सेल्फ वाला जो है उसमें स्टूडेंट इनरोल कर सकता है और टीचर भी इनरोल कर सकता है एक स्टूडेंट को। ठीक है, तो दोनों में ज़रूरी है कि आप कोर्स के अंदर भी वो चीज़ें एडिशन करवाएं। अगर स्टूडेंट इनरोल कर रहा है ख़ुद को तो कोर्स के अंदर वो चीज़ें एडिशन होनी चाहिए उनकी, एंड सो ऑन। पर्सन की क्लास में फ़ोन नंबर, ईमेल इनहेरिट कर सकते हैं या टीचर की क्लास? यही काम मैंने आप लोगों को कहा था उज़ैर अहमद, और यही आप लोगों ने देखना है। मैंने ये कहा था कि मैंने स्पेसिफिक नहीं बताया है कि आप इसी चीज़ों को जो है वो लिखेंगे एज इट इज़।
अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें कॉमन हैं दोनों में तो आप उसको पेरेंट क्लास में डाल दें, राइट। अगर वो पेरेंट क्लास की भी प्रॉपर्टी हो सकती है तो ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई फ़ोन नंबर सब में है, अगर तो मैं क्यों ना उसको पेरेंट क्लास में डाल दूँ और उससे इनहेरिट कर दूँ, तो कर सकते हैं आप ऐसा, अगर आपको लगता है कि इट इज़ अ मोर फिजिबल वे। जी मोहम्मद तलहा। सर मैं आपसे पूछ रहा था कि पेरेंट क्लास को मैंने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करवाया है, और जब मैं उसे प्रिंट करवा रहा हूँ चाइल्ड क्लास को, तो पहले चाइल्ड क्लास का सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, उसके बाद फिर पेरेंट क्लास के प्रिंट हो रहे हैं। तो किस तरीके से ऐसा हो सकता है कि पहले पेरेंट क्लास के प्रिंट हों ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद फिर चाइल्ड क्लास के हों? आई थिंक मुझे ये तो समझ अपने नहीं आ रहा था। कॉलिंग में ही कर सकते हैं इस चीज़ को चेंज। आपने जब प्रिंट किए सर हैं मैंने चाइल्ड क्लास ऊपर के नीचे ऑब्जेक्ट, ऑर्डर किया, लेकिन वो फिर भी जो है वैसे ही आ रहा है, पहले प्रिंटिंग में चाइल्ड तो ऐसा क्लास के इशू नहीं होना ऑब्जेक्ट्स आ चाहिए। रहे हैं। आई थिंक देखें, अगर आप स्क्रीन पर देखें ना, तो यहाँ पर देखें, ये प्रिंट शेप का जो फंक्शन है ना, ये शेप का है। तो पहले मैं रेक्टेंगल की सारी चीज़ें प्रिंट करवा रहा हूँ और उसके बाद शेप की करवा रहा हूँ। शेप की क्लास में अलग प्रिंटिंग है। तो ये तो आई थिंक आपके ऊपर है कि अगर मैं ये प्रिंट शेप को यहाँ से उठा के यहाँ पर लगा देता हूँ तो पहले पेरेंट क्लास यानी रेक्टेंगल के पेरेंट शेप की चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी और फिर रेक्टेंगल की। एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। इट इज़ अप टू द प्रोग्रामर कि वो पहले क्या प्रिंट करवाना चाहता है। इट्स नॉट लाइक कंस्ट्रक्टर के आपके ऊपर कोई चॉइस नहीं है, पहले पेरेंट का ही कॉल होगा, राइट। इसको दोबारा ठीक चेक है कर सर। लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। Okay, how to print all list of course after taking more than 2 students with course? Specific question, I don't have the answer to that. आपके पास solution आएगा तो आप उसका आंसर देख सकते हैं। उससे पहले आपने अपना solution बनाकर आपने शेयर करना है। अगर यूज़र इनपुट डाला हुआ असाइनमेंट तो वो कोई इशू है? नहीं, कोई इशू नहीं है। यूज़र इनपुट ले लेंगे तो दैट्स नो इशू। बट ठीक है काजिम मुबीन, आप सही कह रहे हैं कि अगर यूज़र इनपुट ले लेंगे तो कोई इशू नहीं है वैसे तो, लेकिन बेहतर ये होगा आई थिंक कि अगर आप यूज़र से ना लें, क्योंकि देखें जब मैं चेक करूँगा तो आई वॉन्ट हैव द टाइम कि मैं हर एक चीज़ को जो है टाइप करके ख़ुद सेट करूँ। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि जब आपकी असाइनमेंट मुझ तक आ रही है तो उसको मैं सिर्फ रन करूँ और वो सारी चीज़ें मुझे पता लग जाएँ कि क्या है। अलग से मुझे सोचना ना पड़े कि अच्छा मैं स्टूडेंट का नाम अब क्या दूँ, अब मैं ये क्या लिखूँ, अब मैं वो क्या लिखूँ। तो अगर आप यूज़र से नहीं लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप यूज़र से ले लेंगे तब भी सही है, लेकिन फिर उसको कमेंट कर दें या तो, या फिर फर्स्ट टाइम जब आप कॉल कर रहे हो तो वो आप खुद ही दे दें वैल्यूज़, यूज़र से ना लें। तो आई थिंक दैट वुड बी मोर फीजिबल। सॉरी, आई थिंक ये राइट मुबशिर असलम, ये सही है तरीका। ऐसा ही करेंगे तो आई थिंक सही हो पाएगा आपका सोल्यूशन। और उसमें एक दो चीज़ें यही हैं, जिस तरह से मुबशिर असलम ने कहा कि डीओबी की अलग क्लास बना ली है और डेट मंथ और ईयर को एक स्ट्रिंग में डालने के लिए फिर उन्होंने स्ट्रिंग स्ट्रीम का इस्तेमाल किया हुआ है। तो दिस शोज़ कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसी तरह सोच रहे होते हैं, तो मैं उसी तरह के जवाब दे रहा हूँ कि जो मैंने बता दिया है अपने सिर्फ वही चीज़ें बनानी है, उसके अलावा अपनी प्रोग्रामिंग कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। मैंने आपको असाइनमेंट में अगर स्पेसिफिकली नहीं बताया कि आपने ये नहीं करना है, तब तक आप वो चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो आप स्ट्रिंग स्ट्रीम्स का भी इस्तेमाल करें, हर तरह की चीज़ का इस्तेमाल करें, दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, ठीक है। क्रिएट आपने यूज़र इनपुट कर दिया है तो दैट्स ओके, बट कोशिश करें कि पहली दफ़ा जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मेन में जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें यूज़र से ना लें वैल्यू। यूज़र से अगर लेंगे तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी कि हर एक असाइनमेंट को चलाने में मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि मैं हर एक असाइनमेंट में किस तरह की वैल्यू डालूँ। कुछ ऐसे होंगे जो कि पहले नाम मांग रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि पहले एज मांग रहे होंगे। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, तो ट्राई कि आप खुद ही वैल्यूज़ दे दें। ताहिर मुज़फ़्फ़र, आपका सवाल है गेटर सेटर्स यूज़ करना ज़रूरी तो नहीं है। ये मैंने असाइनमेंट में लिख दिया है वाज़े अल्फाज में कि इफ़ नेसेसरी तो आप बनाएंगे, अगर वरना नहीं बनाएंगे। जी उवैस। सर अभी आपने कहा कि हम यूजर से इनपुट नहीं ले सकते, लेकिन सर जो नीचे आपने हिम सेल्फ और हर सेल्फ दिया हुआ है कि स्टूडेंट अपने आप को खुद इनरोल करेगा, सर उसमें तो वो क्या नाम है, यूजर इनपुट तो मांगेगा जब वो अपने आप को उसमें इनरोल करेगा। यूज़र इनपुट क्यों मांगेगा वो? तो सर वो खुद किस तरह करेगा इनरोल?
स्टूडेंट खुद इनरोल करेगा। अगर से कहता है st.enroll करके कॉल कर रहा है तो उसको पता होगा कि उसने किस कोर्स में इनरोल करना है। तो जब आप यूज़र से ले रहे हैं तो आप ख़ुद भी तो दे सकते हैं वहाँ पे वैल्यू। देखिए, यूज़र से लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने यूज़र से लेंगे तभी वो प्रोग्राम चलेगा, ऐसा तो कभी नहीं होता भाई। जैसे यहाँ पर लेंथ की है, जैसे यहाँ पर कि भाई लेंथ इक्वल टू एल कर दिया है मैंने, क्या इस एल की जगह में कोई वैल्यू नहीं लिख सकता? मैं लिख सकता हूँ ना। तो सिर्फ आप वेरिएबल की जगह अगर वैल्यू लिख देंगे तो उससे यूज़र इनपुट ख़त्म हो जाएगी। आप अगर चलें एल यहाँ पर कर रहे हैं, आप क्यों ना यूज़र से लेने के बजाय लिख दें एल इक्वल टू 6। या जैसे अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो जब ये रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो बजाय इसके कि आप यहाँ पर आके यूज़र से लें कि भाई क्या वैल्यू देनी है, आप डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दें या ये वैल्यू लिख दें या ये वैल्यू लिख दें। तो ऐसे लिख दें आप डायरेक्ट वैल्यू, जहाँ पर आप यूज़र से ले सकते हैं वहाँ पर आप खुद भी डाल सकते हैं वैल्यू। सब्जेक्ट का नेम एज एन ऑब्जेक्ट होगा तो गलत कंसिडर होगा। क्यों गलत कंसिडर होगा? नहीं होगा गलत कंसिडर। सब्जेक्ट का नेम एज एन ऑब्जेक्ट ही होगा। एक कोर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप स्टूडेंट की क्लास के अंदर भी और टीचर की क्लास के अंदर भी, ऐसा ही होगा। और कोई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, ईमेल तो आपके लिए ओपन है, अनलेस आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि अभी असाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है। मैं सबके जवाब दे रहा हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि असाइनमेंट 1 में उनके मार्क्स का मसला है या क्विज़ के मार्क्स में मसला है या इस तरह की चीज़ों में मसला है, वो चीज़ें जो हो चुकी हैं उसका जवाब फिर मैं टाइमली नहीं दे रहा हूँ ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट से रिलेटेड कोई वैलिड क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि सर ये कैसे करूँ या वो कैसे करूँ, ये कि क्या ये करना सही है या नहीं, अगर आप इस तरह के वैलिड क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ आपको। उस्मान सेक्शन ई का कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप? रोल नंबर के साथ नहीं आए हुए, काइंडली ब्लॉग आउट करके रोल नंबर के साथ आ जाएं तो फिर आपसे सवाल सुनता हूं मैं। हाँ, 3 कोर्स की इनरोलमेंट लिमिट है स्टूडेंट के लिए, 2 कोर्स की इनरोलमेंट लिमिट है टीचर के लिए। इनरोलमेंट मतलब टीचिंग लिमिट। देखें, जहाँ ज़रूरी है आप वहाँ इनपुट लें, बेशक लें, आप जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर इनपुट लेंगे आप वजाहत। बट मैं सबको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने अगर इनपुट के बजाय पहला काम अगर आप बग़ैर इनपुट देकर कर देंगे, भाई अगर यहाँ पर ये देखें ज़रा कोड देखें, सेट लेंथ हो रही है, क्या कर रहा हूँ सेट लेंथ 9, मैं क्यों कर रहा हूँ? यूज़र से क्यों ना लूँ? यूज़र को बताना चाहिए ना कौन सा कोर्स इनरोल करना है उसने। अगर नहीं तो फिर मैं ख़ुद भी दे सकता हूँ। हाँ, अगर ये है कि आपके पास चॉइस ही 2-3 है और उसमें से आपने ढूंढना है, तो फिर आप उसको लिस्ट दे दो कि भाई ये 2-3 चीज़ें हैं, इनमें से सेलेक्ट करो कौन सा आपने करना है, तो आपने ऑब्वियसली यूज़र से पूछना होगा। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी। देखिए, अगर आपने कोर्स में डी इनरोल भी करना है ना, तो आप ये ना पूछें कि भाई आप इन कोर्सेज़ में इनरोल हुए हैं, अब बताएं किस में डी इनरोल होना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप खुद ही कोर्स का नाम दे दें और फिर खुद ही वो सर्च हो जाए, अगर नहीं है तो डी इनरोल ना हो, अगर है तो डी इनरोल हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसी तरह करें, आई एम सेइंग कि अगर नहीं करेंगे ऐसा, यूज़र से इनपुट बार बार नहीं मांगेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी चलाने में। अगर आप यूज़र इनपुट आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि आपने 1 2 3 करके ऑप्शन देने हैं और फिर यूज़र से पूछना है, तो दैट्स ओके, इतना काम कर लूँगा मैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये भी अब हम नहीं करें। कर लें आप, ये कर लें, कोई इशू नहीं है। देखें, सेक्शन ई वालों के लिए मैं एक्स्ट्रा और क्या करूं, आप मुझे खुद बताएं, मैं एक्स्ट्रा क्या करूं, क्या रियायत दूं मैं आप लोगों को? क्या आप लोगों को कह दूं कि आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवानी? आप लोग रियायत मांग रहे हैं, लेकिन वो किस तरह की रियायत होनी चाहिए मुझे ये भी तो बता दें। आपके लिए मैं एक्स्ट्रा सेशंस रखूं, वो भी मैं कर चुका हूँ। लॉग आउट हो गया। आप अगर नेम के साथ आएंगे तो फिर मैं माइक की इजाज़त दे सकता हूँ, नेम के बगैर मैं रोल नंबर के बगैर मैं माइक की इजाज़त नहीं दे सकता। ठीक है जी, आई डोंट थिंक कि और कोई क्वेश्चन रह गया है अब। सो असाइनमेंट के ऊपर भी काम करें, जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है आप इनके ऊपर भी काम करें, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम वर्चुअल फंक्शंस की भी बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट क्लास।